नमस्कार दोस्तों, द संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है। दोस्तों, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। दोस्तों, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी जीडी टारगेट किया जा रहा है और उसके लिए साइंस जो है वो यहाँ पे पीवाईक्यू के फॉर्म में लाया जा रहा है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और आने वाले एग्जामों के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या होगा कि जो जीव होते हैं उनकी सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। जीव जो होते हैं उनकी सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। दोस्तों, क्या होता है, प्रत्येक जो जीव होता है, सजीव जो जीव होते हैं, वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और इन छोटी कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है, ऊतक बनता है और ऊतक जो होता है वो अंग बनता है और अंग अंग जब मिलते हैं तब अंग तंत्र बनता है पूरा शरीर का। और अंग तंत्र को हम क्या कहते हैं, पूरा शरीर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, शरीर कहते हैं। तो सबसे छोटी इकाई जो होती है, मानव की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है कोशिका। वो दोस्तों क्या होती है, कोशिका। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, कोशिका। पहले तो आंसर क्या होगा, कोशिका, क्योंकि जो मानव का शरीर है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, माइकोलॉजी किससे संबंधित होती है। तो ये माइकोलॉजी संबंधित होती है कवक के अध्ययन से। किससे संबंधित होती है दोस्तों, कवक के अध्ययन से। पर एक चीज और याद रखना अपने को, फाइकोलॉजी। क्या याद रखना है, फाइकोलॉजी, जो किससे संबंधित होती है, शैवाल से संबंधित होती है। दोस्तों, किससे संबंधित होती है, शैवाल से संबंधित होती है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ऑन्कोलॉजी किससे संबंधित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आया, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ या फिर इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। तो पहला इसका जो आंसर होगा तीसरे क्वेश्चन का, वो ये होगा कैंसर। क्या होगा दोस्तों, कैंसर से संबंधित है ऑन्कोलॉजी शब्द। अगला क्वेश्चन अगर देखें, हेमेटोलॉजी शब्द किससे संबंधित है। हेमेटोलॉजी किस अध्ययन से संबंधित है भाई, तो ये रक्त से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है, रक्त से। वो एक चीज और आती है हेपेटोलॉजी। किससे संबंधित है, हेपेटोलॉजी जो संबंधित रहती है वो यकृत से संबंधित रहती है, लीवर से संबंधित रहती है हेपेटोलॉजी। और हेमेटोलॉजी जो आती है वो किससे संबंधित रहती है, वो रक्त से संबंधित रहती है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, सेरिकल्चर। बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है भाई, ये बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो सेरिकल्चर रहता है वो किससे संबंधित रहता है, रेशम कीट। दोस्तों, किससे संबंधित है दोस्तों, रेशम कीट या जितने भी प्रकार के कीट रहते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, वो कहलाता है सेरिकल्चर, या उसकी खेती की जाती है। उसकी रेशम कीट की जो खेती की जाती है वो कहलाती है भाई सेरिकल्चर। जैसे अपना एग्रीकल्चर होता है, जैसे अपन आगे देखने वाले क्वेश्चन में विटीकल्चर होता है, इस प्रकार से भाई ये क्या होता है, सेरिकल्चर होता है। जिससे अपना अगला क्वेश्चन भी वही है, देखते। जो विटीकल्चर है वो क्या है। विटीकल्चर में होती किसकी खेती है भाई, अंगूर की। किसकी खेती होती है भाई, अंगूर की खेती होती है विटीकल्चर में भाई। अगला क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, विटीकल्चर में किसकी खेती होती है। तो भाई ये क्वेश्चन वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, अंगूर की खेती होती है। ये रिपीटेडली सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे भी गए भाई एनटीपीसी में। इसके बाद फिर कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों, साइटोलॉजी। और जो ऊतक होते हैं उनका जो अध्ययन होता है वो होता है हिस्ट्रोलॉजी। क्या होता है दोस्तों, हिस्ट्रोलॉजी। अब अगली अगली चीज आती है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सामान्य मानव के शरीर में कोशिकाओं में गुणसूत्र पाए जाते हैं और गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी भाई, गुणसूत्र की संख्या पूछे तब आंसर क्या आता है दोस्तों, 46। आंसर क्या आता है, 46। अगर पर गुणसूत्र के कितने जोड़े होते हैं पूछे, कितने जोड़े होते हैं, तो आंसर आता है 23। कितना आता है दोस्तों, 23 जोड़े पाए जाते हैं। 23 जोड़े के क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र के, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जैविक सिस्टम जो होगा, जैविक सिस्टम जो होगा उसमें जो रासायनिक प्रक्रियाएं होगी, रासायनिक क्रियाएं होंगी, तो वो पूरी प्रक्रिया को तेज करने के लिए कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होगा। तो दो प्रोसेस होती है, जो भी मेटाबॉलिज्म ऑर्गन है उसमें क्या होती है, जैविक प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है दोस्तों, जैविक प्रक्रिया होती है। और ये जैविक प्रक्रिया को तेज करने का काम करता है, वो करता है एंजाइम। क्या करता है दोस्तों, एंजाइम। पर ये सिर्फ करता है किसमें, जैविक प्रक्रिया में। किसमें करता है, जैविक प्रक्रिया में करता है। और रासायनिक जो प्रोसेस होती है तब उसमें ये काम कौन करते हैं दोस्तों, उत्प्रेरक। ये काम कौन करते हैं, उत्प्रेरक। जब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें जो भी काम करेगा वो कौन करेगा, अपना उत्प्रेरक करेगा। और नॉर्मल अगर जैविक की बात हो, लिविंग सिस्टम की बात होती है, तो वो कौन करता है दोस्तों, एंजाइम। कौन करता है दोस्तों, एंजाइम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा सही है भाई, किडनी के संबंध में तथ्य दिया गया है, इसमें से कौन सा सही है भाई। तो किडनी के माध्यम से रक्त का क्या किया जाता है, शुद्ध। क्या किया जाता है, शुद्ध होता है। रक्त क्या होता है, शुद्ध। किडनी क्या करती है, ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है भाई, फिल्टर करती है पूरे ब्लड को, पूरा शरीर
में फिर ब्लड जब जाता है तो पूरा फिल्टर होके जाता है। तो फिल्टर करने का काम कौन करती है दोस्तों? किडनी हमारा ये काम करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, पीत का स्त्राव कहाँ होता है? पीत का स्त्राव कहाँ होता है दोस्तों? यकृत। कहाँ पे होता है? यकृत। पीत का जो स्त्राव होता है वो कहाँ पे होता है? यकृत। मतलब पीत बनता कहाँ पे भाई? तो वो बनता कहाँ पे है? यकृत से। पीत को बनाता कौन है, स्त्रावित कौन करता है? तो यकृत। फिर ये पीत पीत रस जो बन के कहाँ पे जाता है? पित्ताशय में। कहाँ पे जाता है दोस्तों? पित्ताशय में। तो इस अगर क्वेश्चन आए कि पीत रस संचित कहाँ पे रहता है, तो आंसर आता है पित्ताशय। क्या आता है आंसर? आंसर आता है पित्ताशय दोस्तों। अगला क्वेश्चन, यूरिया किसमें संश्लेषित रहता है भाई? यूरिया जो संश्लेषित रहता है वो यकृत में। कहाँ पे संश्लेषित रहता है? यकृत में। क्यों? क्योंकि यूरिया जो रहता है वो बनता ही यकृत में। किस यूरिया का जो निर्माण होता है वो यकृत में होता है। जब उत्सर्जन की अपन प्रोसेस देखते हैं पूरी, तब यूरिया का निर्माण अपन पढ़ते हैं इसमें, यकृत में इसका निर्माण होता है। अब मानव में जो खून को शुद्धिकरण की प्रोसेस होती है ये कहलाती है डायलिसिस। क्या कहलाती है? डायलिसिस। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? डायलिसिस। जिनकी किडनी वगैरह खराब हो जाती है वो डायलिसिस ही तो करवाते हैं बाद में जब जाते हैं। तो ये प्रोसेस जो होती है रक्त का शुद्धिकरण, वो डायलिसिस कहलाती है दोस्तों। ठीक है, अमीनो अम्ल की आवश्यकता किसके संश्लेषण में होती है दोस्तों? अमीनो अम्ल जो होते हैं वो किसके संश्लेषण करते हैं भाई? प्रोटीन का। किसका संश्लेषण करते हैं? प्रोटीन का। क्योंकि प्रोटीन जो है वो जब टूटता है, जब अमाशय में हम कहते हैं कि भोजन हमने खाया अंदर गया भाई, तो अमाशय में जब गया, तो अमाशय में जब भोजन टूट रहा है, अमाशय में भोजन टूट रहा है, तो वो किस फॉर्म में टूटता है भाई? वो अमीनो अम्ल मतलब अमीनो एसिड के फॉर्म में टूटता है भाई। ठीक है, हाँ, तो किसके संश्लेषण की आवश्यकता होती है? इसका आंसर होगा भाई प्रोटीन। क्या होगा आंसर? प्रोटीन। अच्छा बताओ, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होगा भाई? डीएनए का फुल फॉर्म क्या होगा? अच्छा, दो ऑप्शन तो कट ही जाएंगे, तो कहीं से नहीं आएंगे। अच्छा, ये ऑप्शन और पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन, इसमें से दो आंसर होगा भाई। डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड भाई। डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड भाई इसका फुल फॉर्म होगा, ये आंसर होगा भाई। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होगा? ये। आरएनए का क्या होगा? डीएनए का पता है तो आरएनए का भी पता होना चाहिए। जैसे इस प्रकार डीएनए का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, उसका सिर्फ होगा राइबोस न्यूक्लिक एसिड। क्या होगा? राइबोस न्यूक्लिक एसिड होगा उसका फुल फॉर्म में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं परिसंचरण तंत्र का कौन हिस्सा नहीं है? परिसंचरण तंत्र का कौन हिस्सा नहीं है? ये नहीं वाले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना दोस्तों, क्योंकि रेलवे ने बहुत बार क्या हुआ, ये नहीं लिख के ऑप्शन बहुत कंफ्यूज करने वाले दिए। अच्छा ठीक है, पढ़ते हैं। ए धमनी, सी जो होगा वो सिराएं होगा, डी जो होगा केशिका होगा। ये तीनों जो रहती है, धमनी, सिरा, कोशिका या केशिका, धमनी और सिरा को जो जोड़ने का काम करती है वो करती है केशिका या कोशिका। और जो धमनी रहती है वो रहती है हमारे शरीर के अंदर, और सिराएं जो रहती है वो शरीर के जो ऊपरी परत रहती है उसमें रहती है। जैसे अपन ये देख पा रहे हैं जो नीले नीले आकार की जो सिराएं हैं ये दिखाई दे रही है। धमनी सिरा भी रहती है परिसंचरण तंत्र का हिस्सा, केशिका भी रहती है, और जो विली रहती है भाई, ये विली उसका हिस्सा नहीं है भाई। विली क्या है? उसका हिस्सा नहीं है। ये जो विलाई होती है इसको विली भी बोलते हैं, इसको फिर दीर्घरोम भी बोलते हैं, जो कि पाई कहाँ जाती है? छोटी आंत में पाई जाती है दोस्तों। कहाँ पाई जाती है? छोटी आंत में पाई जाती है। और उंगलीनुमा संरचना रहती है। उंगलीनुमा संरचना कहाँ पे पाई जाती है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि उंगलीनुमा संरचना कहाँ पे पाई जाती है, तो छोटी आंत में पाई जाती है, और छोटी आंत में पाई जाती है और उंगलीनुमा संरचना रहती है, जिसको अपन क्या कहते हैं? विली, विलाई या फिर दीर्घरोम, या फिर क्या कहते हैं? दीर्घरोम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो परिसंचरण तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं होगा? विली नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? विली। मस्तिष्क तंत्र का हिस्सा है, मस्तिष्क तंत्र का एक हिस्सा है। कौन मस्तिष्क तंत्र का हिस्सा है भाई? तो देखो, मस्तिष्क की जो जो सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों वो रहती है तंत्रिका। वो क्या रहती है? तंत्रिका, या इसको बोलते हैं न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। और जो किडनी रहती है, किडनी रहती है उसकी जो सबसे छोटी इकाई रहती है वो नेफ्रॉन रहती है। क्या रहती है दोस्तों? नेफ्रॉन। क्यों? क्योंकि 10 लाख नेफ्रॉन जब मिलेंगे तब एक किडनी बनती है। ठीक है, उस इसका आंसर क्या होगा कि मस्तिष्क तंत्र का एक हिस्सा होता है, वो कौन सी होती है भाई? तंत्रिका। उसका आंसर क्या आएगा? तंत्रिका। तंत्रिका तंत्र। और यह तंत्रिका तंत्र जो है वो सबसे तंत्रिका जो कोशिका होती है वो सबसे लंबी कोशिका होती है दोस्तों मानव शरीर की। क्या होती है? सबसे लंबी कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है दोस्तों? कोशिका का क्या पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका में जब अलग अलग ऑर्गन की हम बात करते हैं, पूरा पढ़ते हैं, जब अपन राइबोसोम पढ़ते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ते हैं भाई, नाभिक पढ़ते हैं, न्यूक्लियस पढ़ते हैं, या फिर
कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल इत्यादि जब हम कोशिका में पढ़ते हैं तब एक ऑर्गन पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पढ़ते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि पावर हाउस किसे कहते हैं, ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं, शक्ति ग्रह किसे कहते हैं। रेलवे में अनेक बार क्वेश्चन पूछा गया, जिसका सीधा सीधा मतलब होता है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? सभी ऑर्गन को ऊर्जा देता है। सभी ऑर्गन को क्या देता है? ऊर्जा। सभी ऑर्गन को ऊर्जा देता है। जैसे गाँव में बिजली देता है ना पावर हाउस, वैसे ही क्या करता है ये कोशिका में ये काम करने का काम करता है कि ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। इसका आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया की विशेषता ये दोस्तों, इसकी जो आंतरिक भित्ति होती है या आंतरिक विलय जो होती है, आंतरिक दीवार जो होती है वो बनी होती है दोस्तों क्रिस्टी। वो क्या कहलाती है दोस्तों? क्रिस्टी। एक बार क्या हुआ एसएससी में ये क्वेश्चन दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया का कि चित्र दे दिया गया, बोले इस दीवार को क्या बोलेंगे? तो उस दीवार को भाई क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्रिस्टी कहते हैं। उसका आंसर क्या आएगा? क्रिस्टी। उसके बाद फिर कोशिका में तो जो केंद्रक रहता है उसके अंदर तो डीएनए रहता है, उसके अंदर तो क्या रहता है? डीएनए। पर कोशिका में एक ऐसा सिर्फ ये ऑर्गन है जिसके पास खुद का डीएनए होता है। जिसके पास क्या होता है? खुद का डीएनए होता है। तो खुद का डीएनए वाला भी कौन है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया। खुद के डीएनए वाला भी कौन है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया। मनुष्यों में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी कौन सा होगा? ऑक्सीजन के परिवहन के लिए कौन सा होगा भाई? हीमोग्लोबिन। क्या होगा? हीमोग्लोबिन। जो हमारे अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जो प्लेटलेट्स पाए जाते हैं उनमें जो आरबीसी रहती है, अपने पढ़ा, उनमें जो आरबीसी रहती है उनके अंदर रहता है हीमोग्लोबिन। हीम धन ग्लोबिन से बना हुआ है हीमोग्लोबिन। और ये जो होता है ग्लोबिन, इसमें जो एक प्रकार का प्रोटीन है। हेम जो है एक प्रकार का आयरन है, जो खजूर से या फिर गुड़ से आयरन हमको मिलता है, जो पालक वगैरह खाते हैं उससे। तो हेम धन ग्लोबिन भाई ये इससे संबंधित है, हीमोग्लोबिन। ठीक है। उसके बाद फिर ऑक्सीजन के परिवहन की बात है तो हीमोग्लोबिन, जो एक हीमोग्लोबिन है उसके जो ऑक्सीजन के अणु होंगे वो कितने होंगे? इसमें 4। और परमाणु जो होंगे वो कितने होंगे? 8। जो लेके चलेंगे भाई पूरे ब्लड में हीमोग्लोबिन आरबीसी के माध्यम से पूरे शरीर में जो ब्लड घूमेगा वो ऑक्सीजन के माध्यम से घूमेगा दोस्तों। श्वसन की इस प्रोसेस में अपन ने इस प्रोसेस को समझा भाई है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विषाणु जो होते हैं, जितने भी वायरस होते हैं, वो उनका अध्ययन क्या कहलाता है? पहली बात तो कि सजीव जितने भी होते हैं, सजीव और निर्जीव दो वस्तुओं में, दोनों चीजों में क्या होता है? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है वायरस को, यानी विषाणु को जो है इसकी कड़ी कहा जाता है दोस्तों। और इनका अध्ययन जो होता है वो वायरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? वायरोलॉजी। जैसे ही कोई वायरस आता है उसका अध्ययन करते हैं अपन कि वायरस कैसे आया, कहाँ से आया, इसके लिए क्या वैक्सीन हो सकती है, वो सभी चीजें जो कहलाएगी वो कहलाएगी वायरोलॉजी दोस्तों। क्या कहलाएगी? वायरोलॉजी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जबड़ा किसका हिस्सा है भाई? जबड़ा किसका हिस्सा है भाई? ये क्वेश्चन क्या होता है? बहुत सरल क्वेश्चन है भाई। खोपड़ी का हिस्सा होता है भाई। क्या होता है भाई? खोपड़ी का हिस्सा होता है। इससे यहाँ तक कि मतलब इसको बोलते हैं कपाल हस्ती। क्या बोलते हैं? कपाल बोलते हैं इसको। कभी भी अपन ये नहीं बोलते कि खोपड़ी है। ये जो है वो कपाल है भाई। कितनी हड्डी पाई जाती है इसमें? जो पाई जाती है 8 हड्डी पाई जाती है। पूरे चेहरे में जो पाई जाती है वो 14 हड्डी। और इस प्रकार से जबड़े की हड्डी, कान की हड्डी, जो कान में 3 हड्डी पाई जाती है, इस साइड 3, 6, ऐसे करके पूरी जब हड्डी जोड़ते हैं तो पूरी खोपड़ी जो होती है वो इतनी कहलाती है। और इतनी जो हड्डी होती है वो जो पूरी खोपड़ी होती है उसमें 29 हड्डी पाई जाती है। कितनी हड्डी पाई जाती है? 29। तो जबड़ा जो होगा वो किसका भाग होगा भाई? खोपड़ी का भाग होगा। किसका भाग होगा भाई? खोपड़ी का। उसके बाद फिर हमारे पाचन तंत्र में किस भाग में वसा का पाचन होता है? किस भाग में वसा का पाचन होता है भाई? ठीक है। तो वसा जो होता है दोस्तों वो पाचन शुरू उसका जो होता है, पूर्ण पाचन जो होता है वो होता है छोटी आंत में। किसमें होता है भाई? छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है भाई, है ना। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, और वसा जो पाचन होता है वो टूटता किसमें है? तो वशीय अम्ल के तौर पे ही टूटता है भाई। जो प्रोटीन होता है वो अमीनो में टूटता है, वसा जो होता है वशीय अम्ल में टूटता है। कार्बोहाइड्रेट जो खाते हैं वो किस फॉर्म में टूटता है? ग्लूकोज के फॉर्म में टूटता है। किस फॉर्म में टूटता है? ग्लूकोज के फॉर्म में टूटता है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, एक से अधिक कोशिकाओं से मिले जीव को अपन क्या कहते हैं? जैसे अपन है, उदाहरण से अपन है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और बहुत सारी जो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? बहुकोश की। उसको क्या बोलते हैं? बहुकोश की। और जो जो जीव एक कोशिका से बनकर बने होते हैं वो एक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक कोश की। हाँ, एक कोश की क्या होता है? एक कोश की। ठीक है दोस्तों। अमीबा एक कोश की जीव होता है। पैरामीशियम एक कोश की जीव होता है। यूग्लिना एक कोश की जीव होता है। बहुत सारे उदाहरण होंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण, मतलब जीवाणु से होने वाली, बैक्टीरिया से होने वाली जितने भी रोग रहेंगे उनमें एक सामान्य लक्षण कौन सा होगा कि हाँ ये तो होगा ही होगा? तो उसका आंसर आता है दोस्तों बुखार। क्या आंसर आएगा? बुखार। मतलब जीवाणु से जितनी भी बीमारियां होंगी उसमें कॉमन है कि बुखार तो आएगा ही। प्लाज्मा के अंदर एक पदार्थ होता है जो तरल होता है भाई, वो क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य। क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य।
क्या कहलाता है दोस्तों? वो कोशिका द्रव्य। जो भी तरल पदार्थ होगा जो पानी और नमक से मिलकर बना होता है, जिसमें पानी की मात्रा जो रहेगी वो ज़्यादा रहेगी प्लाज्मा झिल्ली के अंदर, मतलब सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही है कहीं ना कहीं यहाँ पे। तो कोशिका का द्रव्य जो रहेगा उसमें रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 27 नंबर का। बसा जो ऊतक है शरीर में पाए जाने वाला किस प्रकार का ऊतक है भाई? तो बसा जो होता है वो संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? संयोजी ऊतक होता है। पर संयोजी ऊतक के और उदाहरण देखते हैं अपन। तो हड्डी जो होती है वो संयोजी ऊतक कहलाती है, उपास्थि जो होती है वो संयोजी ऊतक कहलाती है। उसके बाद फिर जो हमारा रक्त होता है वो भी तरल संयोजी ऊतक कहलाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब भी रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तब कौन सी कैल्सिटोसिन हार्मोन निकालती है? भाई थायराइड ग्रंथि में ये पाया जाता है। किसमें पाया जाता है भाई? थायराइड ग्रंथि में ये पाया जाता है, जिसकी अधिकता के कारण क्या हो जाता है? कैल्सिटोसिन हार्मोन का स्रावन होता है भाई थायराइड ग्रंथि द्वारा। किसकी ग्रंथि द्वारा? थायराइड। अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखना है भाई अपना कि कौन ऐसा जंतु होता है, कौन सा ऐसा जीव होता है जो अपनी त्वचा से शोषण करता है भाई, त्वचा से सांस लेता है भाई? मेंढक। आंसर क्या होगा? मेंढक। मेंढक 3 अवस्था में श्वसन की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। एक ट्रेडपोल, मतलब जब वो बिल्कुल बच्चा है एकदम बिल्कुल, ट्रेडपोल अवस्था कहते हैं उसको। फिर कहते हैं वयस्क अवस्था, फिर कहते हैं सुप्ता अवस्था। क्या कहते हैं? सुप्ता अवस्था। और सुप्ता अवस्था में जब आता है, हाइब्रेशन में जब आता है, तब वो अपनी त्वचा से सांस लेता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन अपन लास्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं कि 2014 में आधिकारिक तौर पर भारत ने क्या किया? किस बीमारी से भारत को मुक्त कर दिया गया भाई? क्या होता है? WHO जो होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, वो हर देश में देखता है कि अगर 3 साल तक किसी बीमारी का केस नहीं आ रहा है तो उसको उस देश को क्या करता है? उस बीमारी से फ्री घोषित कर देता है। क्या कर देता है? कि ये रोग मुक्त हो चुका है। जैसे कोरोना है, कोरोना के 3 साल तक कोई केस नहीं आएगा तो भारत फिर क्या हो जाएगा? कोरोना मुक्त। पर अभी केसेस आते हैं, इसलिए अभी हुआ नहीं। पर अब इसमें जो अपन देख रहे हैं, कोरोना मुक्त हुआ क्या भारत? नहीं। डेंगू अभी भी हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर बुखार भी आती है। पोलियो जो होगा दोस्तों 2014 में भारत में मुक्त कर दिया गया। तो आखिरी केस जिसका होगा वो कब देखा गया था? 2011 में। कब देखा गया? 2011 में आखिरी केस देखा गया था। और 2014 में इसको क्या कर दिया गया? 3 साल बाद क्या कर दिया गया? WHO द्वारा इसको रोग मुक्त देश घोषित कर दिया गया। तो भैया इसमें कोई भी भारत में जो है वो पोलियो संबंधित कोई भी रोग नहीं है। ठीक है। ये 30 क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो अपने देखने का प्रयास किया। ठीक है। कल भी ये सीरीज जारी रहेगी। आपको इसी प्रकार से जुड़ना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। इन क्वेश्चंस का लेवल जो एग्जाम्स हैं उसका है भाई। ये क्वेश्चन सरल नहीं होंगे। आगे जैसे जैसे आप देखते जाओगे सीरीज को, ये क्वेश्चंस कठिन होते चले जाएंगे। ठीक।